नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन खबरों के खिलाड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां बिहार के पूर्वी चंपारण और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा की है। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। महाराजगंज में पीएम ने एनडीए प्रत्याशी जनार्दन सिंह समेत सभी एनडीए समर्थन में वोट डालने को कहा। चुनावी सभा में जेडीयू समेत बीजेपी के सभी विधायक और एमएलसी मौजूद रहे। साथियों, देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। पिछले 10 साल में मोदी का बहुत सारा समय पिछली सरकारों के गड्ढे भरने में निकला है और इसलिए साथियों, मुझे केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सबसे पहले पीएम मोदी दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के घर पहुंचे और सुशील मोदी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया है। जिसके बाद पीएम पहली बार बिहार के बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने पिछले चरणों के चुनाव मतदान के रुझान और अन्य तथ्यों को लेकर के जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने आगामी तैयारियों को लेकर बातचीत भी की। वहीं लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का ये 7वां बिहार दौरा है। बीते 12 मई को पीएम पटना में उन्होंने रोड शो किया था। वहीं 25 मई को एक बार फिर प्रधानमंत्री पटना आएंगे। उस दिन वे 3 संसदीय क्षेत्रों में पाटलिपुत्र, बक्सर और काराकाट में जनसभाएं करेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। बृजभूषण शरण के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। इस मामले में आरोप तय होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह की पहली पेशी हुई। कोर्ट से निकलते वक्त बृजभूषण सिंह ने मजाकिया लहजे में कहा कि शाम को दिखाइए लटक जाते हैं। मैंने कहा था कि जिस दिन आरोप साबित होंगे फांसी पर लटक जाऊंगा। फिलहाल मेरे खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आरोप तय हो चुके हैं। आपने कहा था अगर आरोप मुझ पे तय हो जाए तो मैं फांसी से लटक जाऊंगा। आज आपका क्या कहना है? तो शाम को आ जाइए, लटक जाते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप? आपने जो कहा हमने कहा था जिस दिन आरोप साबित हो जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर 4 फ्रेम हुआ है। पुलिस ने जो कुछ लगाया है वो 4 फ्रेम हुआ है। ठीक, अब कोर्ट में साबित करना है उनको कि उन्होंने क्या कहा है, उसका सबूत उनके पास क्या है। मेरे पास अपने बेगुनाही का पूरा सबूत है। ये सारे सबूत, लेकिन आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ा का टिकट कट गया इस मामले की वजह से। हमारे बेटे को टिकट मिल गया है। देखिए, न्यायपालिका की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रक्रिया है, चार्जशीट एक्सेप्ट हुई है। अब पुलिस साबित करेगी कि उसके पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे अपने राज्य के छात्रों से मोबाइल फोन के जरिए बातचीत की। मुख्यमंत्री ने छात्रों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। वहीं किर्गिस्तान में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के छात्रों के अभिभावकों ने राजधानी बिश्केक में स्थानीय लोगों और विदेशियों के बीच झड़प की खबरों के बीच केंद्र से अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वहीं छात्रों से चर्चा के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी सरकार बच्चों की चिंता कर रही है, उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। किर्गिस्तान में जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, वहाँ पाकिस्तान के लोगों का स्थानीय लोगों से कुछ झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान के बच्चे घायल हुए। इस आधार पर भारत के बच्चों को भी चिंता हुई। मैंने अपनी तरफ से अभी वहाँ के बच्चों से भी बात की है। उज्जैन, मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच, अन्य स्थानों के बच्चों से मेरी बात हुई है और वो एक तरह से सेफ भी हैं, सुरक्षित भी हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क करते हुए हम लोग किर्गिस्तान की सरकार से भी संपर्क में है। उनको वहाँ सुरक्षा प्रॉपर मिली हुई है। लगभग 30,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारे 1200 से ज़्यादा बच्चे मध्य प्रदेश के भी हैं और सब सुरक्षित हैं। लगातार संपर्क मिलने के बाद ये निर्णय किया, ध्यान में आया कि बच्चों की परीक्षा करा के ही वहाँ से बुलवाया जाए
अन्यथा इनका पूरा साल का लॉस होगा। स्वाभाविक रूप से ऐसे हमारे बदले हालात में हिम्मत से भी काम लेना पड़ता है और बच्चों की ज़िंदगी का भी सवाल है। इसलिए हमने वहाँ के प्रशासन से बात की कि हर हालत में इनकी परीक्षा सही समय पे सही तरीके से करा दी जाए और सुरक्षा की भी पूरी चिंता की जाए। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मंत्री रजनी तिवारी, सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से लोकसभा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से जगदम्बिका पाल के चुनाव जीतने से क्षेत्र में विकास में तेजी आएगी। विपक्ष के लोग अपराधियों के मरने पर उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। 2017 के पहले जनता का खून चूसता था, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था, फिरौती वसूली करता था, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए थे। और आज जब इन सभी माफियाज को हम लोगों ने उल्टा टांगने का काम किया है, कुछ लोगों की राम नाम सत्य की यात्रा निकल, उनको पीड़ा होती है। ये क्या हो रहा है? ये किसी गरीब के साथ इनकी संवेदना नहीं है, किसी दलित के साथ इनकी संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है। अभी आपने देखा होगा ये दुर्दांत माफिया मरा था, उस माफिया के यहां मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे हुए थे। देखा होगा आपने। देखो कोई गरीब के साथ कोई घटना घटित हो जाए, इनकी संवेदना उस गरीब के साथ नहीं होती। 2017 के पहले भोपाल के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम भोपाल में एमपी इलेक्शन ऑफिसर को एक लिखित शिकायत दी है। शिकायत में अरुण श्रीवास्तव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेताओं की शय पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नरेला विधानसभा के हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मतदान के वक्त पुलिस ने बिना किसी वजह के हमारे कार्यकर्ताओं को जबरन घर से उठाया और प्रताड़ित किया गया और उन पर झूठे केस भी बनाए गए हैं। उस वक्त उनकी जमानत ले ली गई थी, लेकिन जब उन्हीं कार्यकर्ताओं को 116 की कार्रवाई के तहत फिर से नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। अरुण श्रीवास्तव ने आरोप लगाते हुए कहा कि नरेला विधानसभा के विधायक और प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग की शय पर पुलिस के एक आला अधिकारी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा अरुण श्रीवास्तव और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मामले की शिकायत भोपाल पुलिस कमिश्नर से कर मामले को संज्ञान में लेने की बात कही है। चुनाव चलते हुए और चुनाव के एक रोज पहले हमारे नरेला विधानसभा में हमारे कम से कम 40 कार्यकर्ताओं को थानों पर बैठा दिया गया और यह बोला गया कि 3 रोज तक आप लोग कुछ मत करो, मतदान मत होने दो। और एक वर्ग के ज़्यादा लोगों को बैठाया गया, एक वर्ग विशेष को बैठा लिया गया और लगातार उनको धमकी दी गई। और धमकी इस बात की दी जा रही थी कि भाई विश्वास भाई का क्षेत्र है, वो मंत्री हैं, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी तो उनका मंत्री पद चला जाएगा। ये बात कौन कर रहा था? एसीपी सुनील श्रीवास्तव, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, और वहाँ आतंक मचा के रख दिया। अब नई टैक्टिक्स जो शुरू हुई है, 107-16 में जिन लोगों ने निरीह लोगों ने अपनी जमानतें कराई और जो बेल आउट हुए 107-16 से, और फिर 122 के उन्हीं लोगों को 25 लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए। पुलिस परेशान करने की नीयत बना ली है पुलिस ने, और पूरा नरेला विधानसभा क्षेत्र में एक आतंक का वातावरण व्याप्त है। 4 तारीख को मतगणना से भी रोका जा रहा है और थानेदारों का किसी का दोष नहीं है, पुलिस का किसी का दोष नहीं है। मात्र एक अधिकारी ऐसा है, एसीपी सुनील श्रीवास्तव, जो अपने रिश्तेदारी माननीय विश्वास सारंग जी से निभा रहा है और पूरे क्षेत्र में वातावरण खराब हो गया है। इसको लेते हुए हम लोग मुख्य निर्वाचन अनुपम राजन साहब को हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि उस अधिकारी को अगल बगल हमें बस नरेला विधानसभा क्षेत्र की परिसीमा से बाहर कर दिया जाए, जिससे एक आतंक और भय का वातावरण समाप्त हो सके। तो चुनाव खत्म हो गया है, फिर अभी अब मतगणना है, उसके चुनाव के बाद 122 की नोटिस दे दी गई। 107-16 में जो आदमी बेल वगैरह नहीं भरता, जो उपस्थित नहीं होता, उस पर 122 की नोटिस दी जाती है। ये क्या है कि जिन्होंने बेल आउट हुए हैं, अपने बॉन्ड भरे हैं, फिर उन पर उनके खिलाफ 122 की नोटिस का कारण क्या है?
122 की नोटिस जारी का भाई तुम उनसे मिलते रहो, विश्वास जी से मिलते रहो, तो तुम्हारी सब चीज़ें समाप्त होती रहेंगी। एक प्राइवेट लिमिटेड एसीपी ने अपने थानों को प्राइवेट लिमिटेड रूप में कन्वर्ट किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने दिया है। अभी अधिसूचना लागू है चुनाव की, 4 जून तक अधिसूचना लागू रहेगी। रिजल्ट ये अभी जो कहा ना आपने कि चुनाव खत्म हो गया, कार्रवाई क्यों की जा रही है? वो कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि ये लोग इम्पोर्टेंट हैं, ये काउंटिंग में भी अपना वो रखते हैं, पूरा तजुर्बा है उनको, तो ये काउंटिंग में ना पहुंचे इस दौर झपट से, और काउंटिंग को भी में भी दबाव बनाया जाए, ये किया जा रहा है। लेकिन हमने मांग की है राजन साहब से कि ऐसे अधिकारी को खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिसने चुने हुए जो पार्षद थे उनको, जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं डालने दिया, शाम को 6 बजे तक बिठाए रखा, तो इन पे कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि 5वें चरण का चुनाव खत्म हो गया है और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सर्वे के अनुसार 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पर 300 से अधिक सीटें मिल रही हैं। सुनिए। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूं? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। ग्वालियर शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि खुद को राम भक्त कहने वाले लोग अभी तक देश में गौमांस का निर्यात नहीं रोक सके। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर अभी भी अधूरा है। जब उसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा तब विधि विधान से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस समय देश भर से लाखों राम भक्त रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक देश में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया जिससे दृढ़ता के साथ गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात अपने घोषणा पत्र में की हो। सभी दल राजनीतिक हथकंडे अपनाने के लिए गौ माता का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके मांस के निर्यात पर रोक नहीं लगाते। चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां सत्ता में आई, दक्षिणपंथी पार्टियां भी आई, वामपंथी पार्टियां भी आई, मध्य मार्ग का अनुसरण करने वाली पार्टी भी आई। लगभग यही 3 मुख्य विचारधाराएं हैं हमारे यहाँ राजनीति वाली। सभी पार्टियों ने लगभग राज कर लिया, लेकिन जिन पार्टियों ने अभी तक राज किया उन्होंने किसी ने हम हिंदुओं की इस पीड़ा को नहीं समझा कि हम गौ को माता कहते हैं और उनकी हत्या को जघन्य पाप समझते हैं। तो हमारे मतदान से हमारी ही मां को मारा गया और उसकी मांस की गोटी गोटी बना करके उसको बेचा गया। ये अक्षम्य अपराध अभी तक की सभी सरकारों ने हम हिंदुओं के प्रति किया है। इसीलिए हमने ये आह्वान किया है कि इस चुनाव में कम से कम हम उसी पार्टी को या उसी प्रत्याशी को मतदान करें जो मत लेने से पहले ही शपथ पूर्वक ये घोषणा कर चुका हो कि हम अगर सत्ता में आते हैं, अगर हमको संसद में जाने का मौका मिलता है तो हम सबसे पहला काम वहां जाकर के यही करेंगे कि गाय को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे और साथ ही साथ गौ हत्या को जघन्य अपराध, गौ हत्या को दंडनीय अपराध घोषित करवाएंगे। चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां सत्ता में आई। पुणे में हुए बहुचर्चित हिट एंड रन केस में जबलपुर के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई है। पुणे के कल्याणी नगर में हुए इस हादसे में जबलपुर के शक्ति नगर में रहे साकार हिल्स में रहने वाली 25 साल की अश्विनी कोष्टा ने हादसे के बाद मौके पर ही दम तोड़ दिया। अश्विनी के शव को सोमवार की शाम पुणे से जबलपुर लाया गया। सड़क हादसे में दर्दनाक मौत की जैसे खबर आई, परिवार में मातम छा गया। अश्विनी इसके पहले अमेजॉन कंपनी में थी। 1 साल पहले ही उसने स्विच करके जॉनसन कंट्रोल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था। अश्विनी अपने साथ काम करने वाले दोस्त के साथ रेस्टोरेंट से घर अपने वापस लौट रही थी। इसी बीच कल्याणी नगर के पास एक रईसजादे ने करोड़ों की पोर्श कार
को बेलगाम रफ्तार से भगाते हुए दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। अचानक हुए इस हादसे में अश्विनी और उसके दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। पोर्शे कंपनी के करीब 2 करोड़ की कार नाबालिग चला रहा था। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग के पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि आपके समर्थक पाकिस्तानी हैं। दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीटें और पंजाब के लोगों ने हमें 117 सीटों में से 92 सीटें देकर हमारी सरकार बनाई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली और पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? क्या गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और देश में कई हिस्सों में लोगों ने हमें प्यार और विश्वास दिया है? क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी है? पीएम मोदी ने अपना उत्तराधिकारी ने चुना है। सब बात का आपको इतना घमंड हो गया है कि आप लोगों को गालियां देने लगे और धमकाने लगे हैं। आप अभी तक पीएम नहीं बने हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं। इसके साथ ही और भी तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है, सुनिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया। क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया। क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्युनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है। इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए। उन्होंने दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन स्कूल में पहली बार मतदाताओं के साथ बातचीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की है। यहां उन्होंने पीओके को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि हम पीओके में काफी उत्तेजना देख सकते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि वे पीओके के लोग कश्मीर घाटी में विकास देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इनकी जिंदगी बेहतर हो रही है तो हम पीछे क्यों रहे। कश्मीर के लोगों को वहां 80 सालों से चल रही समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। इसके लिए वहां की लीडरशिप का एक छोटा हिस्सा और यहां की लीडरशिप जिम्मेदार है। ईडी ने आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग मिलने का दावा किया। ईडी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी और बताया है कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को कुल 7,108 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। ये विदेशी योगदान विनियम अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है। जांच एजेंसी का यह कहना है कि इस फंड को हासिल करने के लिए विदेशी दानदाताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के साथ साथ कई अन्य तथ्यों को छिपाने जैसे आरोप शामिल हैं। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब सहित अन्य देशों के कई मतदानदाताओं से धन प्राप्त हुआ है। हमारे इस खास बुलेटिन खबरों के खिलाड़ी में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।